एक विज्ञापन निकाला गया, अब 25 सितंबर 2007 तक ही विचार किया जाएगा, मतलब बाकी कट गए 5 साल। और फिर क्या कहा गया, 1.5 घंटे में जो पूरे पैसे लेकर आएगा चेक के साथ, उसको ये लाइसेंस दिया जाएगा स्पेक्ट्रम के साथ। अब सोच लीजिए क्या होता है, 1000 करोड़ देना है, 1500 करोड़ देना है। और राजा ने अपने गुर्गों को कहा कि तुम जाके संचार भवन के गेट को छेक लो और किसी को घुसने नहीं दो। और जिनको उनको मदद करना था वो सब उनके चेंबर में बैठे हुए हैं, एक दिन पहले का ड्राफ्ट बना के बैठे हुए। लूट हो रही थी। और जैसे ही उनको लाइसेंस मिला, यूनिटेक को या बाकी को, उन्होंने अपने जो शाहिद बलवा का नाम आप सुनते हैं, इन लोगों की कंपनी को, इन्होंने अपनी कंपनी का 20% बेचा, 30% बेचा। लाइसेंस लिया कितने में, 1100 करोड़ में। और जो 20% बेचा स्पेक्ट्रम मिलने के बाद, कितने में बेचा, 16,000 करोड़ में। मतलब जैसे ही आपके पास स्पेक्ट्रम आ गया, तो आप बड़े आदमी हो गए। तो आप देख लीजिए, जनता के पैसे की लूट हुई, क्या मतलब है ये। और आज मैं अजमेर के लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री स्वनामधन्य डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये मैं उनकी चिट्ठी की कॉपी लेकर आया हूं आपके लिए। ये 2 नवंबर 2007 को राजा को पत्र लिखते हैं कि बहुत गड़बड़ियों की शिकायत आई है राजा साहब, आप इसके बारे में कार्रवाई करिए और मुझे बताइए, और बिना हमसे पूछे कुछ मत करिए। ये लिखा है उन्होंने निष्कर्ष में, मनमोहन सिंह का हस्ताक्षर। राजा ने उनको 2 जवाब दिया 2 नवंबर 2007 को कि मैंने ये ठीक किया है, वो ठीक किया है, मैंने कानूनी सलाह ली है, और लोगों ने कहा है कि मैं खूब तेजी से काम करूं, मतलब और नोट कमाऊं वगैरह वगैरह। उन्होंने एक गलत बयानी की। ये उनका 2 पत्र है 26 दिसंबर का। और इन 2 पत्रों का जवाब प्रधानमंत्री के 3 लाइन की चिट्ठी है 3 जनवरी 2008 की। मैं इसको पढ़ना चाहता हूं। आई हैव रिसीव्ड, डियर श्री राजा, I have received your letter of 26 December 2007 regarding recent development in the select telecom sector. श्री राजा जी, मुझे आपका 2 पत्र मिला टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। बस भारत के प्रधानमंत्री उनको पत्र लिखते हैं कि ये गड़बड़ियां हैं, बिना हमसे पूछे कोई कार्रवाई मत करिए। मैं केंद्रीय मंत्री रहा हूं। भारत का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेता होता है, वो किसी भी फाइल को मंगा सकता है, किसी भी सरकारी आदेश को निरस्त कर सकता है, किसी विभाग को। और आपके सामने 1,76,000 करोड़ रुपए की लूट हुई, आप उसको पहले आगाह करते हैं और वो गलत बयानी करके झूठे जवाब देता है, और आप कहते हैं आपका पत्र मिला, आपका प्रेम पत्र मिला, बहुत बहुत धन्यवाद, जनता का पैसा लूटते रहे। क्या भारत सरकार वैसे चलना चाहिए? ये बड़े सवाल है। और यही मनमोहन सिंह ने कहा था कि राजा निर्दोष है। और भाई और बहनों, मुझे आप कार्यकर्ता मित्रों, मुझे आपको एक बात बतानी है, यह सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर संसद के अंदर हम 1 महीना संसद में कठोर निर्णय पर अडिग नहीं रहते, कि संसद तब तक नहीं चलेगी जब तक राजा का इस्तीफा नहीं होता। और आप, ये सरकार कभी कार्रवाई नहीं करती। सोचिए, मैं आपको 2 तारीख बताता हूं। 21 अक्टूबर 2009, 21 अक्टूबर 2009 को सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की, और 26 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री कहते हैं कि राजा निर्दोष है। अब प्रधानमंत्री कहेगा कि मंत्री निर्दोष हैं, तो सीबीआई की हिम्मत होगी कार्रवाई करेगी? यह किया मनमोहन सिंह ने। तो संसद के अंदर और संसद के बाहर भाजपा दबाव नहीं बनाती, ये मीडिया का दबाव नहीं होता, और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर नहीं करती, तो ये सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती और राजा जेल में नहीं जाते। ये मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं। आपको मालूम है, अभी दिल्ली के लोकायुक्त ने एक अनुशंसा की है। एक राजकुमार चौहान है, शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री। उन्होंने सेल्स टैक्स की वसूली में एक काले धन वाले व्यापारी की मदद करने के लिए एक पदाधिकारी के ऊपर दबाव डाला। दिल्ली के लोकायुक्त ने उसको सही पाया, अनुशंसा की कि राजकुमार चौहान को डिसमिस कर देना चाहिए। यही भारत सरकार ने
गृह मंत्रालय केंद्रीय सरकार से अनुशंसा करवा करके राष्ट्रपति से लोकायुक्त के अनुशंसा को निरस्त करा दिया। मनमोहन सिंह एक छोटे मंत्री की भी बदली लेने को तैयार नहीं है। राजा और कलमाडी की बदली क्या लेते। ये तो भाजपा के लोगों ने देश भर में अभियान चलाया। नितिन गडकरी, अडवाणी जी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, सब लोग देश भर घूमे, हम लोग घूमे, मीडिया का प्रभाव रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया तो मनमोहन सिंह ने कहा, सोनिया जी अब तो बहुत मजबूरी है, अब तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा वरना साख गड़बड़ा जाएगी। ये देश में हो रहा है। ये बात आई कॉमनवेल्थ की, श्रीकांत ने कहा क्या है कॉमनवेल्थ? 70,000 करोड़ रुपए की लूट। एक नया स्टेडियम 250 करोड़ में बन जाता है। क्रिकेट का आपको नया स्टेडियम बनाना है तो 250 से 300 करोड़ में बन जाता है। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, उसकी रंगाई पुताई पुनरुत्थान हुआ है कितने में? 900 करोड़ रुपए में। हमारे अध्यक्ष नितिन गडकरी जी कभी कभी मजाकिया लहजे में बहुत अच्छा बताते हैं कि पर्दा आया ऑस्ट्रेलिया से, पर्दा टांगने वाला दर्जी आया मेक्सिको से, संडास शौचालय में जो टाइल्स लगेगा वो आया साउथ अफ्रीका से, उसका मिस्त्री आया न्यूजीलैंड से। मतलब भारत में संडास में टाइल्स लगाने वाला मिस्त्री भी नहीं था। क्या मतलब है? अभी मेरे सेक्रेटरी ने चलते चलते एक जागरण की प्रति रख दी, तो मैंने कहा रख दो, आज मैं अजमेर में इसको पढ़ूंगा। ये छपा था, देखिए, डिस्पोजेबल ग्लास खरीदा गया खिलाड़ियों को पानी पिलाने के लिए, कम से कम 1 रुपया, अधिक से अधिक 37 रुपया। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? या तो 1 रुपया होगा या 37 रुपया होगा। ये देखिए, प्लास्टिक कुर्सी खरीदी गई एक स्टेडियम के लिए 1,276 रुपया प्रति कुर्सी, और दूसरे स्टेडियम के लिए 10,254 रुपये प्रति कुर्सी। ये कैसे हो जाएगा भाई? कुर्सी तो एक ही लगेगी ना, कहीं 1000 लगेगी, 2000 लगेगी। सबसे तो मजा आता है कि एक रस्सी लाई गई जिससे लोग स्कीइंग करके चलते हैं ना, एक रस्सी 480 रुपये की, दूसरी रस्सी 1,268 रुपये की। सब दिल्ली में हो रहा है। ये दूरदर्शन पर दिखाना था प्रोग्राम को खिलाड़ियों के। मैं बताया, मैं देश का सूचना प्रधानमंत्री रहा हूं। 250 करोड़ में बोली लगी, एक को दिया गया, और जिसको दिया गया उसने उसी पूरे अधिकार को मात्र 140 या 45 करोड़ में दूसरे को बेच दिया। मतलब ईमानदारी से काम हुआ होता तो 130 करोड़ में बिक सकता था। हमने तो सुना था राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। यहां तो मनमोहन सरकार की लूट है, लूट सके तो लूट, जनता के पैसे। क्या मतलब है? और ये कोई बिल्कुल कहा, श्रीकांत ने सही कहा, ये सिर्फ कलमाडी ने ही फैसला नहीं किया। सारे फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय गए, वित्त मंत्रालय में गए, इंपावर्ड कमेटी में गए। इस तरह की कोई लूट होती है? ये होना चाहिए? ये क्यों होना चाहिए? एक बात मैं आपको और कहूंगा, एक जो हम लोग के जबरदस्ती और दबाव के कारण रुक गया, वरना और लूट होती। मैंने बताया कि 3G स्पेक्ट्रम 15 मेगाहर्ट्ज का बिका कितने में? 1,07,000 करोड़। और 2G तो नीलामी हुई नहीं, आपको मालूम। एक एंट्रिक्स डील हुई थी इसरो के द्वारा, जो प्रधानमंत्री के ठीक नीचे है। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन ने एक प्राइवेट कंपनी के साथ अलायंस किया था कि 2 सैटेलाइट छोड़ेंगे उपग्रह, और उसमें वो प्राइवेट कंपनी पूरा मोबाइल बनाएगी। उनको दे दिया 20 साल के लिए 70 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम। कितने में दिया? सिर्फ 1,000 करोड़। अभी आप सुना मैंने क्या बताया? 15 मेगाहर्ट्ज बिका 1,07,000 करोड़ में, और उन्होंने 70 मेगाहर्ट्ज को बेच दिया 20 साल के लिए लीज पर सिर्फ 1,000 करोड़, जो कम से कम 3 लाख करोड़ में बिकता। बस लूट है। अरे ये तो कारगिल के विधवाओं के नाम पर भी
पैसे बना लेते हैं। मुंबई में जहां वो बिकने वाला था, कारगिल की विधवाओं के लिए फ्लैट बिने थे। पॉलिटिशियंस, नेता, अफसर, आज उसकी फाइल गायब है। पता ही नहीं चल रहा है कि आदर्श कोऑपरेटिव की फाइल कहां गई। भाई और बहनों, यह अत्याचार की पराकाष्ठा है। आज मैंने विस्तार से आपको ये सारे भ्रष्टाचार इसलिए बताए कि जो तथाकथित ईमानदार भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप बैठे हैं ईमानदारी से, आपके नीचे जनता के गाढ़ी कमाई के टैक्स पेयर्स के पैसे की लूट होती रहे और आप खामोश हैं। ये चिदम्बरम साहब की चर्चा श्रीकांत जी ने की, बिल्कुल सही की। वित्त मंत्री का काम था कि देखना कि स्पेक्ट्रम नीलामी के द्वारा बेचा जाए। ये क्यों बेचा गया? ठीक है कनिमोड़ी जेल में गई, ठीक है राजा जेल में गए, ठीक है कॉर्पोरेशन वाले जेल में गए, लेकिन उनके ऊपर के लोग कहां हैं? मनमोहन सिंह ने कहा था कि राष्ट्रमंडल खेलों में हम एक बनाएंगे शुंगलू कमेटी। शुंगलू साहब पुराने महालेखागार थे। रिपोर्ट में कहा है कि बिल्कुल योजनाबद्ध रूप से चोरी की गई है। जान करके काम को रोका गया। जब पैसे कम पड़ गए और खेलों का समय हो गया, कहा और पैसे लाओ और पैसे लाओ और पैसे लाओ, और जो काम 100 करोड़ में होना था वो 600 करोड़ में किया गया। और उन्होंने कहा ये सब मामला जुड़ा हुआ है ऊपर से, इसकी जांच होने की आवश्यकता है। भाई और बहनों, मैं आज आपसे यही कहने आया हूं कि इतना भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखा। और आज हमें कहने में कोई शर्म नहीं है कि मनमोहन सिंह की सरकार, सोनिया गांधी की सरकार, आजाद भारत के हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार है। यह हम पूरे दावे के साथ कहना चाहते हैं। इसीलिए हमारा अभियान चल रहा है। महंगाई की बात की गई, कितनी महंगाई है। वाजपेयी जी की सरकार की याद आती है। वाजपेयी जी हमें निर्देश दिया करते थे, तुम लोग ध्यान रखना, आडवाणी जी निर्देश दिया करते थे कि महंगाई कभी नहीं बढ़नी चाहिए, गरीब के हाथ का निवाला कभी नहीं छीनना चाहिए। हमारी माताएं बैठी हुई हैं यहां पर। वाजपेयी जी की सरकार में लोग राशन कार्ड भूल गए थे। चीनी सस्ती, चावल सस्ता, दाल सस्ता, मसाला सस्ता। हमारे समय में देश में दूध का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश हिंदुस्तान बन गया था। आपको याद है ना? आज दूध महंगा है। आज हमें दूध बाहर से मंगाना पड़ रहा है। और आप पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाए चले जा रहे हैं, गलत बोलकर, झूठ बोलकर कि पेट्रोलियम कंपनियों की हालत बहुत खराब है। आज मैं इस सरकार का दूसरा फंडा फोड़ना चाहता हूं। यह कहा जा रहा है कि चूंकि पेट्रोलियम कंपनियों को बहुत घाटा है, इसलिए पेट्रोल का दाम बढ़ाना है। और विदेश में कच्चा तेल का दाम बहुत बढ़ा है। कच्चा तेल का दाम पिछले 4 महीने से स्थिर है, नहीं बढ़ रहा है। और आप साहब बढ़ाए चले जा रहे हैं। देखिए, मैं इनकी दूसरी गलत बयानी को आपके सामने कहना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि तेल कंपनियां जो है वो घाटे में चल रही हैं। देखिए, ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का बैलेंस शीट, ऑडिटेड वेबसाइट पर। इसके मुताबिक 31 मार्च 2011 को इंडियन ऑयल ने 8,085 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाया है। 8,085 करोड़। और 31 मार्च 2010 को 10,998 करोड़ का मुनाफा कमाया। ये उनके अधिकृत आंकड़े हैं, ऑडिटेड बैलेंस शीट है। और कह रहे हैं कि कंपनी घाटे में। ये देखिए, ये है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसका बैलेंस शीट है। इसके मुताबिक हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 31 मार्च 2010 को 1/11 को 1,703 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाया है। और पिछले साल 1,476 करोड़ का मुनाफा कमाया है। ये देखिए, ओएनजीसी का बैलेंस शीट है। ओएनजीसी ने 2011 में 22,455 करोड़ का मुनाफा कमाया है। और पिछले साल 19,405 करोड़ का मुनाफा कमाया है। क्या झूठ बोलती है भारत सरकार? ये अधिकृत आंकड़े हैं, उनके वेबसाइट पर हैं। आप भी चाहे तो